हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8, जो कि आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। और उसमें हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है, जो है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और ये आपका लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 8 का, और इसी के साथ आपका थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस क्वेश्चन के साथ। इसमें आगे भी देखेंगे, लेकिन हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसको लेकर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि FeCN6-4 इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, जबकि FeH2O का होल 6+2 ये क्या है आपका स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। तो जबकि क्या है, दोनों की जो आप देखो ज्योमेट्री देखो तो सेम है, दोनों की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। तो दोनों की ज्योमेट्री भी सेम है, तब भी ये क्या है, दोनों अलग अलग क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्यों दिखा रहे हैं, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अपने वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने देखा है। तो सबसे पहले तो हमने ये बोला था कि लिगेंड भी अफेक्ट करता है, लिगेंड भी अफेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लेक्स की, ये देखा था हमने, एक पॉइंट ये पढ़ा था। तो अब क्योंकि Fe तो कॉमन है, मेटल तो कॉमन है, तो हम लिगेंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वी विल गो फॉर लिगेंड, हम लिगेंड के लिए जाएंगे और लिगेंड के लिए देखेंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है, क्योंकि हमने ये देखा था कि लिगेंड भी अफेक्ट करता है मेटल कॉम्प्लेक्स की जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसे। और कैसे करता है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयर अप करा देता है, और पेयर अप करा देता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है। जबकि अगर क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं कराता है, और पेयरिंग ना होने के कारण वो क्या करता है, वहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक क्रिएट जो कैरेक्टर है वो क्रिएट कर देता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो लेते हैं FeCN6, अपना सोल्यूशन डालिए, सॉल्यूशन डालिए। लेते हैं अपना FeCN6, पहले ले लेते हैं FeCN6। ठीक है, और इसका -4 हमें वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Fe की, तो हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या आ जाएगी यहाँ से, जब आप इसकी निकालोगे तो +2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट कर लीजिएगा, -6 इधर, -4 इधर जाएगा, +6 यानी कि -2, वो सॉरी +2। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब यहाँ से अब देखो 26 Fe का क्या होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये होना चाहिए था। बट क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाले गायब हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के ही गायब होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 26 Fe +2 के लिए, +2 से आप समझ जाइएगा हमें उसको गायब करना है। ठीक है, 2p6 3s2 3p6 ये गायब और 3d6। ठीक है, अब अगर इसका क्या देखें हम, कितने होते डी में, 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। अब एक बात बताइए, 5 हो गए, इसमें 5 ऑर्बिटल। अब इसकी अगर हम करें तो कैसे होना चाहिए था, 1 2 3 4 नॉर्मल। अगर मैं इसका करूंगी फिलिंग, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग ऑर्बिटल के अंदर, तो 1 2 3 4 पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में जाएगा, देन क्या होता है, पेयरिंग होती है। लेकिन क्या है यहाँ पर, CN साइनेट कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा ऑन द डी इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब शेल। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज cyanide is a strong field ligand, so it will create strong repulsion force on the electrons of D subshell एंड क्या कराएगा, ये पेयरिंग करा देगा। तो आप लिख सकते हो एंड इट विल पेयर अप एंड it will
pair up all electron, it will pair up all the electron, so it is, कैसा हो जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, so it is a diamagnetic complex। चाहे तो पेयरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ पर इतना ये लिखने की ज़रूरत है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप सिंपल नहीं भी याद आता है आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कॉन्फ़िगरेशन करिए उसके हिसाब से, और यहाँ पर बस लिगेंड को देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग है लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है देख लीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा दीजिए, पेयरिंग के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो लिख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है, और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसी की यही है +2, इसमें देखो यहाँ पर +2। अब इस वाले के लिए देखेंगे, मैं साइड में ही कर देती हूँ इससे आपका आसान रहेगा। तो अब ले लेते हैं अपना FeH2O का 6 होल 6 +2, क्या हो जाएगा इसके लिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ जाएगी इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, यहाँ पर भी क्या आएगी +2 ही आएगी, और 26 Fe का आप करेंगे फिर से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, क्योंकि हमें 26 Fe +2 का चाहिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये उड़ाना पड़ेगा, गायब 3d6। ठीक है, d में 5 होते हैं आपके, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं H2O कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है पेयरिंग तो नहीं होने वाली है, तो आप चाहे तो पहले इसको फिल कर दो, नहीं तो आप पहले रीज़न लिख दो, आप लिख सकते हो बिकॉज H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, weak field ligand, so it will not create as effective repulsion force on the electrons of d subshell, and it will not pair up the electrons, so it is a पेयरिंग भी नहीं होगी तो it is a paramagnetic कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अब एक और बात देखेंगे, पहले इसकी फिलिंग कर लेते हैं। हमने लिख दिया कि वाटर कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इतना इफेक्टिव रिपल्शन फोर्स क्रिएट ही नहीं कर पाएगा किस पर, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉनों पर, और जब इतना इफेक्टिव जो आपका अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट ही नहीं कर पाएगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब इसकी फिलिंग करते हैं, कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, चलिए 6 हो गया। अब कितने बचते हैं आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हैं, तो अब इसको स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, है ना, हमें ये भी तो देखना होता है। चलिए पैरामैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने पे पैरामैग्नेटिक हो जाता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन पैरामैग्नेटिक है तो कितना पैरामैग्नेटिक है ये भी तो देखना पड़ता है ना, हमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी देखना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें चार आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये हाईली पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। अगर आपका 1 होता 2 होता तो हम कह देते कि क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक है, नॉर्मल है आपका, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 होने के कारण ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ये स्ट्रांग पैरामैग्नेटिक, ठीक है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन, एक जो हमने अभी तक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर हमने ये पढ़ा था कि लिगेंड भी आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन वो आपको खुद करना है, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले।
चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका वो है NiCO4 इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वाइल NiCl4 -2 इज अ पैरामैग्नेटिक। यानी कि NiCO4 तो क्या है आपका डायमैग्नेटिक है, जबकि NiCl4 कैसा है आपका पैरामैग्नेटिक है। ऑल्दो बोथ आर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है ये दोनों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। जबकि ये दोनों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तब भी दोनों के मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंजेस क्यों? तो इसका रीज़न आप दे सकते हैं लिगेंड को देखकर, क्योंकि मेटल तो हमें सेम दिख रहे हैं तो आप लिगेंड की तरफ जाएंगे और सेम वही रीज़न वाला है जो इससे हमने एक पहले क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो आप सेम रीज़न लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपना पैरामीटर्स टू इन्फ्लुएंस द मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, उसको इन्फ्लुएंस कौन से पैरामीटर्स करते हैं वो पैरामीटर्स देखते हैं। तो नंबर 1 अपना देखेंगे पॉल स्ट्रेंथ। नंबर 1 है आपका पॉल स्ट्रेंथ। पॉल स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हेन ए यूनिट पॉल इज प्लेस्ड, देखो पॉल स्ट्रेंथ क्या होता है, जब क्या होता है एक यूनिट पॉल इज प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। जब एक यूनिट पॉल है कोई, वो क्या है 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, किससे? एक दूसरे गिवन स्ट्रेंथ के पॉल से। कोई हमें एक और गिवन स्ट्रेंथ का पॉल दिया हुआ है, उससे एक पॉल क्या है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि देन इट विल फेस। तो ये क्या करता है, एक अट्रैक्शन या एक रिपल्शन को महसूस करेगा अपने ऊपर। और क्यों करेगा वो? ड्यू टू द गिवन पॉल। जो हमें ये वाला जो गिवन पॉल था उसकी वजह से, यानी कि एक गिवन स्ट्रेंथ का पॉल हमें दिया है और दूसरा पॉल उससे 1 सेंटीमीटर पर है, वो पॉल क्या है अट्रैक्शन और रिपल्शन फील कर रहा है, फेस कर रहा है। किस वजह से? उस गिवन पॉल की वजह से। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सच अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो स्ट्रेंथ है उसी हम क्या कहते हैं, हम पॉल स्ट्रेंथ। जो यही अट्रैक्शन और रिपल्शन की स्ट्रेंथ है, यानी कि वो जो गिवन पॉल है वो दूसरे वाले पॉल को कितना अट्रैक्ट या कितना रिपेल कर रहा है, उसकी उसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पॉल स्ट्रेंथ। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m से। तो पॉल स्ट्रेंथ समझ आ गई। ठीक है, एक आपको कोई भी स्ट्रेंथ का पॉल दिया है और दूसरा पॉल उसके पास में 1 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो जो पॉल है, जो गिवन पॉल है, वो कितना उसको रिपेल कर रहा है और कितना उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पॉल स्ट्रेंथ और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट पैरामीटर आता है मैग्नेटिक मोमेंट, जो हम पढ़ के भी आए थे पहले। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? व्हेन 2 पोल्स, जब 2 पोल्स क्या होंगे ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, यानी कि 2 पोल हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है m। हमने देखा ना पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो जब 2 पोल हैं जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है, पोल स्ट्रेंथ m है, वो क्या हो, प्लेस्ड हो एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से, 2 पोल हमें दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ईच अदर। देन द प्रोडक्ट ऑफ होल स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है होल स्ट्रेंथ, उनकी होल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज नॉन एज, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो 2 पोल हैं दोनों की क्या है आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत ही इजी है। सबसे पहले पॉल स्ट्रेंथ, यानी कि पॉल स्ट्रेंथ क्या है, कोई भी पॉल किसी दूसरे पॉल पर जिस स्ट्रेंथ का अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करता है उसे हम पॉल स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहता है कि जब भी 2 पॉल एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे तो क्या होगा, उनकी जो पॉल स्ट्रेंथ है वो m हो, जबकि तो उनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट, पॉल स्ट्रेंथ, ओवरऑल पॉल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट किसका, ओवरऑल पॉल स्ट्रेंथ, और उनके बीच की दूरी का प्रोडक्ट ही कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। किससे करते हैं? साई से। ठीक है, क्या है ये आपका साई। तो साई बराबर होता है स्मॉल m, यानी कि पॉल स्ट्रेंथ, ये क्या है आपकी पॉल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं हम, या होल पॉल स्ट्रेंथ लिख लो। ठीक है, होल पॉल स्ट्रेंथ। ठीक है, होल पॉल स्ट्रेंथ। और ये क्या है आपका L, डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस से, जिस दूरी से वो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, अपार्ट हैं, सेपरेट हो रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करो एक बार, पैरामीटर्स को, पॉल स्ट्रेंथ और आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया है। थर्ड पैरामीटर की तरफ हम जाएंगे, पहले इतना नोट डाउन करो, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इतना। चलिए
तो थर्ड पैरामीटर देखते हैं अपना, जो कि है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो देखो यहाँ पर इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, यानी कि इसको डिफाइन किया जाता है एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, और यानी कि किसी यूनिट एरिया पे कितनी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, किसी यूनिट एरिया पर कितनी पोल स्ट्रेंथ है, उससे या कह सकते हो कि द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जैसे अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई बराबर लिख सकते हो आप m अपॉन ए, यानी कि इससे पॉल स्ट्रेंथ की अगर बेस पर बात करें तो पॉल स्ट्रेंथ अपॉन क्या हो गया, एरिया, यूनिट एरिया। m होता है पॉल स्ट्रेंथ, a होता है यूनिट एरिया और i होता है इंटेंसिटी, आपको पता है। अब यहाँ से क्या करा हमने, ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई कर लिया, m इंटू एल, a इंटू एल, और आपको पता है m इंटू एल क्या देखा था हमने, यानी कि m क्या था, पॉल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस क्या था आपका, साई, ये आपको पता है ना, क्योंकि m इंटू एल क्या था आपका, साई, पॉल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बराबर था आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, और आपको पता है एरिया में मल्टीप्लाई करी हमने एल से, तो ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, क्या बन गया आपका वॉल्यूम, यहाँ से आप लिख सकते हो ये बन गया आपका वॉल्यूम, यानी कि v, ये ना, एंड आप करके लिख सकते हो कि a इंटू एल क्या हो गया आपका v, वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट है। तो वही हमने अब इनको कंबाइन करके लिख दिया भाई, ठीक है, हमने इसको कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बनता है आपका मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम, यानी कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड पैरामीटर। उसके बाद हम फोर्थ पैरामीटर पर चलते हैं, पहले एक बार इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए जल्दी। चलो आगे देखते हैं, फोर्थ आपकी पैरामीटर वो है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये क्या होती है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज प्रिंसिपल। ये जो आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये हम फैराडे के प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, मैग्नेटिज्म, फैराडे का जो प्रिंसिपल है मैग्नेटिज्म को लेकर, फैराडे प्रिंसिपल्स फॉर मैग्नेटिज्म, उसको लेकर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन टू पोल्स m1 एंड m2, जब क्या होता है m1 और m2 दो पोल्स हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड, यहाँ पर हमने m1 m2 पोल्स के लिए नहीं, पोल स्ट्रेंथ के लिए ले रहे हैं, ये आपको पता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि जब दो पोल्स m1 और m2 क्या है, प्लेस्ड हैं एक दूसरे से एट अ डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से, r से, एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, ये भी m1 एंड m2, ठीक है, और किस डिस्टेंस से प्लेस्ड है, r डिस्टेंस से फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जब दो पोल्स m1 और m2 स्ट्रेंथ वाले एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो क्या हो जाएगा, देन द मैग्नेटिक फोर्स, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल्स स्ट्रेंथ। तो जो उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उन दोनों पॉल स्ट्रेंथ, उन दोनों पॉल, जो दोनों पॉल हैं उन दोनों पॉल की पॉल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट पर, यानी कि F बराबर जो डिपेंड कर रहा है, हमने डिपेंड बोला है, F डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है m1 और m2, ठीक है, यानी कि दोनों पॉल की पॉल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट पे, ठीक है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब ये जो दिस फोर्स डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और आपको ये भी पता है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो आपका पॉल स्ट्रेंथ है उस पर तो डायरेक्ट डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपके दोनों पॉल के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों बॉल की डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो 1/r² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को मिला दिया, जब हम दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन आपको दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। F क्या है आपका प्रोपोर्शनल है, या F डिपेंड कर रहा है m1 m2 के, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया तो क्या आ गया, 1/μ लगा दिया हमने यहाँ m1 m2/r², और जो ये 1/μ है, यानी कि म्यू क्या है आपका, इज अ कांस्टेंट, म्यू आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, एंड इट इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और यही किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी को दिखाती है।
क्या है आपका म्यू, जो कि एक कांस्टेंट है, वही आपकी क्या है किसी भी सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी को दिखाती है। अब इसकी वैल्यू से हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर m की वैल्यू क्या है 1 है, इफ क्या है 1 है तो क्या होगा वैक्यूम और एयर, हम कह सकते हैं कि वैक्यूम या एयर में आपके पोल्स हैं, ठीक है। जो अगर वैक्यूम और एयर की बात करें तो उसके लिए एम म्यू की वैल्यू होती है 1, तो हमने लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ 1 फॉर वैक्यूम एंड और एयर, और इट इज़ लेस देन 1, और ये लेस देन 1 होगी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो म्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। म्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ये होगा, ठीक है। म्यू लेस देन 1 होगा फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और म्यू क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और इफ़ म्यू इज़ 1 है तो वो क्या है आपका ए के लिए, आप इससे याद रख सकते हो एयर और वैक्यूम वी, ठीक है, दोनों के लिए। तो ये क्या है आपका मोर देन 1 है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम। और आगे देखिए यहाँ पर, एंड म्यू कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, और म्यू को और कैसे दिखा सकते हैं, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखा यानी कि बी, ठीक है, एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि एच। तो अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन का रेशियो ले लें तो वो होता है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बराबर, म्यू बराबर होगा बी अपॉन एच के। ये भी आपकी इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो किसको, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को। तो ये था आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो क्या कहती है कि जो दोनों पोल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, उन दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्ट डिपेंड करेगा, और दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा। फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया इक्वेशन को, और उसके बाद हमारा कुछ ये रिलेशन आया, और उसके बाद हमने इसको कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया हमने, और फिर उस हिसाब से हमने देखा कि म्यू क्या आपके कांस्टेंट है, जो क्या है आपका किसी भी सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बताता है। और म्यू अगर 1 है तो एयर और वैक्यूम की बात हो रही होगी, और अगर म्यू क्या है आपका लेस देन 1 आ रहा है तो वो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आएगा, और अगर म्यू क्या है आपका ग्रेटर देन या मोर देन 1 आता है तो वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और म्यू को हम और भी दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है बी, और जो फील्ड जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होता है यानी कि एच, उसका रेशियो क्या होता है आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये थे आपके जो पैरामीटर्स होते हैं कुछ जो मैग्नेटिक बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर आपकी 8th खत्म हो गई है, उसका पार्ट 2 भी खत्म हो गया है, इसी के साथ आपकी यूनिट भी 8th खत्म हो गई है, ठीक है। कुछ रह गया है छोटा मोटा टॉपिक तो आप बता सकते हैं, मैं करा दूंगी। बाकी मेरे हिसाब से, मेरी साइड से आपका 3rd सेमेस्टर का सारा केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाता है यहीं पे। अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, बल्कि इस सेक्शन के लिए इतना ही, ठीक है। तो सॉरी, चलिए, तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। 1 सेकेंड।